और जैसा मॉडल पेपर 2022 और 23 में दिया गया था, जस्ट उसी के आधार पर 2023 और 24 में भी मिलेंगे, जो फिलहाल अभी आए नहीं हैं। और इसी के तर्ज पर एग्ज़ाम में भी जस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसमें टोटल, आपको पता है कि 40 ऑब्जेक्टिव होते हैं और प्लस में 40 सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे। टोटल 80 नंबर का मैथ का एग्ज़ाम होगा और 20 नंबर आपको स्कूल से प्रैक्टिकल के रूप में दिए जाते हैं। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 40 नंबर का। और ये मॉडल पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा 2022-23 का है, फर्स्ट सेट है। हम लोग इसी तरह बाकी जितने भी सेट हैं सबको कंप्लीट करेंगे। और ये मॉडल पेपर ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में लगभग मान के चलिए कि 70 to 80% जस्ट इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है और 40 को भी आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक निर्धारित अंक है। आप जितना सही करेंगे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही विकल्प का आपको चयन करना है। अगर गलत उत्तर कोई होता है तो आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं काटा जाएगा, अर्थात जो आपको सही होगा सिर्फ उसी के ऊपर मार्क्स होगा। अगर गलत होता है तो आपको इसमें बस नंबर माइनस में नहीं जाएंगे, 0 नंबर मिलेंगे अगर गलत होता है तो। आज हम आपको 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन देखेंगे और इसमें आपको जो भी कॉन्सेप्ट देंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यदि आप देख रहे होंगे प्रश्न 1 में क्या बोला है कि प्रश्न 1 देखिए कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए ये प्रश्न आना ही आना है, हर साल एग्जाम में एक सवाल अभाज्य गुणनखंड से पूछा जाता है। तो इसको देखिए बनाने का क्या तरीका है। आप 140 को 140 लिखिए और जिस तरह से एलसीएम से काटते हैं बस छोटी छोटी संख्या, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 से बस काटते चलिए। तो अगर हम 2 से काटे तो 70, फिर 2 से काटे तो 35, फिर आप इसे 5 से काटिए 7। आप बताइए 170 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। आप इसे एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। और 2 देखिए 2 को है तो आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 गुना 7। अब ऑप्शन में या तो ये देगा या तो ये देगा। आप देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, देखिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बोल रहा है कि एक धनात्मक संख्या 6 + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है धनात्मक संख्या, मतलब हमेशा क्या लेना है, प्लस। संख्या क्या है, तो संख्या देखिए दिया है 6³ + 5। अब हमें पता करना है कि क्या यह सम संख्या होगा कि विषम संख्या। तो बस इसमें कुछ करना नहीं है, आपको क्यू के जगह कोई भी अपने से एक संख्या लेना है। जैसे मान लीजिए 6, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना। क्यू की जगह पहले आप 1 रख के देखिए। अगर 1 रखते हैं और प्लस कितना 5, तो 6 एकम 6 + 5 कितना 11। 11 बताइए क्या है, विषम संख्या है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी में आगे 6, अभी हम लोग क्या लेके चले थे 1, अब 6 है, क्यू की जगह 2 रख के देखिए, प्लस कितना 5, 6 दूना 12 और 5 12 और 5 कितना हो गया 12, 5 हो गया 17। बताइए 17 भी क्या है, विषम संख्या। अगर हम एक विषम संख्या लिए तो भी रिजल्ट हमको क्या मिला, विषम संख्या। अगर हम 2 सम संख्या लिए तो भी हमें क्या मिला, विषम संख्या। मतलब कि आप क्यू के जगह या आप सम रखिए या विषम रखिए, आपको हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। मतलब कि आंसर क्या होगा सेकंड का बी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 में देखेंगे क्या है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या। तो पहली बात तो ये विषम संख्या होगा नहीं, क्योंकि रूट है। जहाँ भी क्वेश्चन में रूट दे और रूट का अगर वर्गमूल नहीं निकलता है तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, अर्थात न तो परिमेय होगा
न तो विषम होगा न तो सम होगा, क्या होगा? अपरिमेय संख्या। कोई भी ऐसा प्रश्न जिसमें रूट का वर्गमूल न हो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखिए, आप एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इसका एक प्रमेय होता है सिद्ध करने के लिए कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन हो जाता है बी। किताब में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग, देखिए शून्यकों का योग शून्यक 2 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं हम लोग। शून्यकों का योग, शून्यक होते हैं एक अल्फा एक बीटा। तो बोला है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा, क्रमशः कितना है 3 और -2। यानी कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2। ये चीज़ क्या है? गिवन है, हमें दिया हुआ है इतना। हमें करना क्या है? तो बोला है कि द्विघात बहुपद निकालिए। तो द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 3, यानी 3 इंटू कितना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है कितना -2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2। देखिए ऑप्शन में मिला, ये कहाँ पे मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए कोई भी ग्राफ हो, अगर आपको px दिया है तो मान के चलिए, अगर हम इस प्रकार से मान लें तो ये हमेशा x डैश y डैश। अगर px है तो हमेशा देखिए x एक्सिस के लाइन को देखिए कि x एक्सिस के लाइन को कितने बार काटा है। अगर आप देखेंगे, मान के चलिए इस प्रकार से, देखिए मैंने इसको कितने बार काटा? 1, देखिए 1 2 3, अर्थात शून्यकों की संख्या हुआ कितना 3। अब देखिए इसमें भी कितना, इस लाइन को देखिए कितने जगह काटा है, तो देखेंगे कितना है 1 2 और कितना 3, अर्थात शून्यकों की संख्या कितना हुआ 3। एक्स एक्सिस को, इस लाइन को ग्राफ जितनी बार काटता हो 3 होता है। जैसे कि एग्जांपल है, मान लेते हैं इस प्रकार से ग्राफ है, इसे बताइए इसका शून्यकों की संख्या क्या होगा। आप देखेंगे कि सिर्फ इसका जो टेंजेंट होगा, देखिए सिर्फ एक जगह यह छूता है, तो एक जगह छूता हो या काटता हो, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा 1। लेकिन इसमें कितने जगह था 1 2 3, बस एक्स एक्सिस को देखिए कितने बार काट रहा है या छू रहा है, ठीक है। तो इसमें 3 था, इसलिए शून्यकों की संख्या 3। ऑप्शन क्या होगा डी। 7 प्रश्न क्या है कि बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक, बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक। और देखिए शून्यक ज्ञात करने के लिए जो चीज़ आपको दिया हो, क्या दिया है 4u² प्लस 8u, अगर शून्यक ज्ञात करना हो तो आप इक्वल टू क्या कर दीजिए 0। तो हम लोग देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अगर हम इसमें से 4u को कॉमन कर ले, हमें क्या मिलेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी क्या है मल्टीप्लाई में, ये भी क्या है मल्टीप्लाई में, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 4u इक्वल टू 0 और एक लिख सकते हैं
u प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से u इक्वल टू निकाले तो 0 बटा में कितना 4, और यहाँ से u इक्वल टू क्या होगा -2। तो u इक्वल टू 0/4 क्या होता है 0, और u इक्वल टू क्या मिला -2। मतलब एक शून्यक हमें मिला u इक्वल टू 0 और एक मिला u इक्वल टू -2। तो ऑप्शन में देखिए 0 और -2 है क्या, देखिए a भी 0 और यहाँ पे देखिए क्या है -2, यानी a और c क्या है दोनों, अर्थात ऑप्शन आपका क्या होगा डी, a और c दोनों होगा। ठीक है। अब प्रश्न 8 देखिए, 8 बहुत ही क्या बोला जाए, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन नंबर 8 देना एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम आपको अभी 3 कॉन्सेप्ट देंगे जो आपको याद रखेंगे, नेक्स्ट मॉडल पेपर में हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी1 है, और दूसरा जो रैखिक समीकरण युग्म का a2x प्लस b2y प्लस सी2 है। यदि बोला है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है इक्वल टू c1/c2 हो, तो निम्न में से सही कथन को चुनना है। तो पहले देखिए कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे आपको क्या याद रखना है, यदि कोई लाइन का समीकरण दिया हो, क्या दिया हो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो, इसको मान लीजिए समीकरण 1, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। यदि कोई लाइन का 2 इक्वेशन दिया हो तो इससे हमको 3 कंडीशन मिलता है। क्या क्या मिलता है, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो जो दोनों लाइन होगा वो लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा, तो हम बोलेंगे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है लाइन। ठीक है। अब इसी को प्रतिच्छेद करेगा मतलब बताइए कितने जगह काटा, एक जगह काटा, एक जगह काटा, तो हम लोग कहेंगे इसका कितना सॉल्यूशन, कितना हल मिलेगा, तो हम लोग सिर्फ बोलेंगे केवल एक हल मिलेगा, केवल एक हल मिलेगा, केवल एक हल मिलेगा। इसी को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं अद्वितीय। अद्वितीय क्या मतलब होता है कि इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं, अद्वितीय हल होगा। ठीक है। अभी हम लोग देखें पहला, देखिए दूसरा कंडीशन क्या होता है कि यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यदि तीनों बराबर हो जाए तो ये दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे। एक लाइन है, हो सकता है दूसरा लाइन इस तरह से इसी के ऊपर हो जाए, तो अगर दो लाइन एक ही के ऊपर हो जाते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं संपाती। तो संपाती का मतलब देखिए जैसे इसमें कितना हुआ था, तो एक जगह मिला था, इसलिए सॉल्यूशन कितना मिला था एक, लेकिन इसमें देखिएगा हर एक पॉइंट पर मिल रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। और तीसरा कंडीशन इसका क्या होता है कि यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ये कंडीशन हो तो ये दोनों लाइन जो होते हैं एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। पैरेलल होने का मतलब है क्या, क्या ये दोनों लाइन कहीं भी एक दूसरे को मिल रहा है, नहीं, इसका मतलब कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं किए, तो इसका मतलब कोई इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी कि समांतर रेखा हो जाएगा। मतलब कि इसका क्या है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। देखिए यही तीनों कंडीशन आपको हर बार एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। ठीक है। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या था,
8वां प्रश्न देखिए बोला था कि A1, प्रश्न देखिए, प्रश्न था कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इधर देखिए लिखा है इक्वल टू C1/C2। तो देखिए ये कंडीशन किससे लाइक कर रहा है, तो ये कंडीशन देखिए एक दूसरा नंबर से। दूसरा मतलब क्या है, संपाती, और संपाती का मतलब क्या है देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल। देखिए क्या आंसर हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, बी। तो आप इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में देखिए अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज किए बस उसी का यूज करना है। समीकरण देखिए आपकी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए, तो एक समीकरण दिया है 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, और देखिए दूसरा दिया है 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग अभी क्या किए थे कि अभी लाइन को हम लोग माने थे, क्या क्या माने थे, तो हम ये पहला वाला को मान लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा को मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब देखिए x से x मिला, यानी कि a1 का वैल्यू क्या मिलेगा, 6। उसी प्रकार देखिए आप b1 का वैल्यू क्या मिलेगा, तो y से तो y मिल गया, तो b2 का वैल्यू क्या मिला, सॉरी b1 का वैल्यू क्या मिला, -2, और c1 का वैल्यू बताइए कितना मिलेगा, 9। उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो इसमें अगर देखिएगा तो ये तो इससे मिल गया। अब हम लोग इससे चलते हैं, तो इससे चलेंगे तो देखिए आपको a2 का वैल्यू क्या मिलेगा, 3, b2 का वैल्यू क्या मिलेगा, -1, देखिए y के बगल में कुछ नहीं तो क्या है, -1, और c2 इक्वल टू मिलेगा कितना, 12। हमें बोल रहा है कि बताइए ये रेखा जो है, क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 द्वारा रेखा मतलब संपाती है, प्रतिच्छेदी है, लंबवत है, समांतर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बस रखते हैं क्या, a1/a2, देखिए a1 a2 हमें नहीं पता है, a1/a2 देखिए a1 का वैल्यू क्या है, 6, और a2 का वैल्यू कितना है, 3, 3 से 6 काट दीजिए कितना, 2/1। उसी प्रकार आप रखेंगे b1/b2, b1 का वैल्यू देखिए कितना है, b1 का वैल्यू देखेंगे तो आपके पास -2 और बटा b2 का वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस से माइनस देखिए खत्म हो जाएगा, तो कितना मिला, 2/1। उसी प्रकार अगर आप c1/c2 करेंगे तो c1 का वैल्यू है 9 और c2 का वैल्यू है 12, तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। अब देखिए कि 2/1 2/1 इन लोग दोनों क्या है, बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब कि a1/a2 और b1/b2 का हो गया बराबर। तो आप लिख सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2, और क्या c1/c2 बराबर है, नहीं, तो नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए जब ये कंडीशन होता था तो हम लोग देखिए अभी यहाँ पर देखे थे क्या होता था, ये देखिए तीसरा नंबर समांतर होता था, ठीक है। इसका मतलब कि ये रेखा कैसी है, समांतर है, यानी कि आप क्वेश्चन ऑप्शन में देखिए क्या होगा आंसर इसका, 9 का, 9 का आंसर हो जाएगा बी, समांतर। क्लियर है। अब चलते हैं प्रश्न 10 की ओर। प्रश्न 10 में है कि समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x, यहाँ देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन 1 मान लीजिए, और एक है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। अगर समीकरण एक और दो, आप लोग प्रतिस्थापना विधि, विलोपन विधि ये सब पढ़े होंगे, तो सबसे बेस्ट है क्या कि प्रतिस्थापना विधि कर दीजिए। हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो y और y क्या हो जाएगा, खत्म, क्योंकि प्लस वाई माइनस वाई क्या होगा, 0। x और x जोड़ देंगे क्या मिल जाएगा, 2x, 6 और 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 8, यानी कि 2 से 8 के बार में 4 बार में x का वैल्यू कितना गया, 4।
जब x का वैल्यू 4 या इसी को या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो किसी में भी रख देते, मान लेते हैं पहला में रख दिए, तो पहला क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू देखिए हमारे पास कितना है 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी y इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना 2। देखिए x का वैल्यू क्या मिला हमको 4 और y का वैल्यू क्या मिला 2। x का 4 और y का 2। देखिए कहाँ है x का कितना था 4 और y का कितना 2। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर क्या है डी। ये देखिए उल्टी दिया है, ध्यान रखिए उल्टा है। आप एग्जाम में ये गलतियाँ करेंगे। 4,2 आंसर होगा, न कि 2,4, क्योंकि हम लोग x का वैल्यू 4, तो कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू देता है वो सबसे पहले x का देता है फिर देता है y का। ठीक है, अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए ऑप्शन वाले सवाल को आप जितना हो सके शॉर्टकट से बनाइए, पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखेंगे द्विघात समीकरण होने के लिए पता होना चाहिए कि हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2। अब देखिए अगर आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, और इधर भी देखिए क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म। तो हाईएस्ट पावर तो एक्स स्क्वायर मिला ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया पहला गलत। ऑप्शन बी की ओर चलिए। ऑप्शन बी में देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। यदि आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको शुरू में ही मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 1, और इधर देखिए पहले से है एक्स स्क्वायर माइनस 5 है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का हो गया खत्म, फिर हाईएस्ट पावर 2 का हो गया खत्म, इसलिए ये भी होगा नहीं। अब आइए तीसरा ऑप्शन की ओर चलिए। देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको बताइए क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू इधर का है 2 से करेंगे x में तो 2x माइनस कितना 6। देखिए हाईएस्ट पावर इसमें कितना मिल गया 2, तो हाईएस्ट पावर 2 मिल गया, मतलब द्विघात समीकरण कौन हो जाएगा सी। अगर चौथा ऑप्शन डी की ओर चले, देखिए यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें एक्स स्क्वायर मिलेगा ही मिलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 4, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का हो गया खत्म, तो क्या हाईएस्ट पावर 2 मिला नहीं, तो ऑप्शन का हो गया गलत। तो आप पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस देखिए कि इसमें एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर मिल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखिए 12 में चलेंगे तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रगति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रगति आप अगर इसको सब्जेक्टिव में करते हैं तो हम लोग को पता है कि इससे 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 12 को, अगर आपको मूल निकालना है तो पता है कि इसको हम लोग क्या निकालते हैं डी। तो हमको फार्मूला पता है कि डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं इसे क्या करता हूँ, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट देख लेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं। पहले देखिए द्विघात समीकरण का जो इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होते हैं बगल में हम लोग उसको हमेशा ए मानेंगे, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसको बी मानेंगे और जो बचेगा वो हमेशा सी कांस्टेंट होगा। यदि यह द्विघात समीकरण है तो हम लोग इसको मूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डी, जिसको हम लोग विविक्तिकर भी बोलते हैं। तो डी इक्वल टू फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यदि डी का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 3 कंडीशन हो सकता है। डी का मान अगर निकाल रहे हैं, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पुट करते तो हमारे पास डी का 3 कंडीशन मिल सकता है। क्या क्या मिल सकता है, या तो डी का वैल्यू क्या मिल जाए 0 मिल जाए, या तो डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, या तो डी का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए। यदि डी का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि जो मूल है वो देखिए हमेशा हम लोग सिर्फ जो 3 कंडीशन आपको दिखा, तीनों में से हम लोग सिर्फ 2 ही जगह मूल निकाल सकते हैं। कब कब, जब d इक्वल टू 0 हो और d ग्रेटर देन 0 हो। d लेस देन 0 में इसमें हम लोग मूल नहीं निकाल सकते हैं।
आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप जब कक्षा 11th में पढ़ेंगे तो उसमें आयोटा का यूज करते हैं इमेजनरी के लिए। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि डी इक्वल टू जीरो हो तो क्या होता है। तो डी इक्वल टू जीरो हो तो मूल जो होते हैं वास्तविक होते हैं और प्लस में असमान मूल मिलते हैं। असमान मतलब दो मूल मिलेंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, अलग अलग। लेकिन इसमें क्या होते हैं, सॉरी माफ़ करेंगे, जब डी इक्वल टू जीरो हो तो मूल क्या मिलते हैं, समान मिलते हैं। ठीक है। अब डी ग्रेटर देन अगर जीरो हो, डी ग्रेटर देन जीरो हो तो आपको मिलेंगे वास्तविक और प्लस में असमान। ठीक है। समान मतलब दोनों मूल सेम सेम है, दो दो, मान ली 5 आएगा तो दोनों 5 आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें अलग अलग होगा। ठीक है। अब इसको करने के बाद देखिए डी इक्वल टू करने के बाद आगे हम लोग मूल के लिए फॉर्मूला निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र इक्वल टू जो इक्वेशन होता है, द्विघाती सूत्र के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स द्विघाती सूत्र एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। बस इसी को क्या करते हैं, वैल्यू सभी बिठा दीजिए, आपको मूल निकल जाएगा। लेकिन इसी को हम दूसरे तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे x इक्वल टू माइनस बी का माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। तो पता है कि रूट अंडर डी के लिए अभी हम लोग फार्मूला लिखे थे, डी की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कितना 2a। तो आप दोनों फार्मूला के यूज किए, दोनों क्या है, सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आइए देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या था। तो हम लोग क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या था, तो 12 में अगर आप देख रहे हैं इक्वेशन हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तभी बोले कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो होते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में जो होते हैं वो कुछ नहीं तो कितना है 1, यानी ए का वैल्यू आपके पास 1 और बी का भी वैल्यू बताइए, एक्स के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है 1 और सी का भी वैल्यू क्या मिलेगा माइनस है। हमको क्या निकालना, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले डी निकालना होगा, यानी कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू का है -1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब देखिए माइनस का माइनस है, अब 4 से गुणा करें 1 में 4 और फिर माइनस में करेंगे -4, तो माइनस माइनस का हो गया +4, यानी क्या मिला 5। अब 5 देखेंगे क्या होता है कि डी का वैल्यू कितना से 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मिला तो हमको मूलों की प्रकृति क्या मिलेगा, तो पहला तो मिलता है हमें वास्तविक और प्लस में क्या मिलता है असमान। तो ऑप्शन में देखिए क्या मिलेगा आपको, 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा क्या जी असमान। ठीक है। अब प्रश्न चलते हैं 13 की ओर। देखिए अभी हम लोग जस्ट यही यूज किए हैं कि 13 ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। देखिए दो तो होंगे लेकिन क्या होंगे भिन्न, तो भिन्न मतलब क्या होगा असमान। तो असमान के लिए क्या होना चाहिए, डी का वैल्यू बड़ा होना चाहिए 0 से। अब डी का मतलब क्या ले सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे 0 से, यानी ऑप्शन क्या होगा सी। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण इतना का क्या निकालना, विविक्तीकरण। विविक्तीकरण मतलब क्या होता है, डी निकालना। अभी हम लोग डी इक्वल टू फार्मूला पढ़े थे का बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसे क्या कीजिए, डी का डी रख दीजिए। देखिए बी का वैल्यू बताइए क्या है, एक्स के बगल में जो होगा वो क्या होगा बी का वैल्यू, यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4 का 4 गुना ए का वैल्यू बताइए, एक्स के स्क्वायर के बगल में होता है, एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है 1 गुना सी का वैल्यू बताइए कितना है 3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर का होगा 1 माइनस 4 कम 4 4 कितना 12, यानी डी का वैल्यू का मिला -11। देखिए -11 ऑप्शन में कहाँ है, तो -11 देखिए ऑप्शन डी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी एपी, सार्वंतर डी वाले एपी का एनवा पद। देखिए एनवा पद के लिए फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एपी 10 7 4 का 30वां पद।
चलिए तो 16 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कितना कितना इक्वेशन है, 10 7 4, 10 7 4 का क्या निकालना है, 30वां पद निकालना है। ठीक है, तो 30वां पद अगर हमें निकालना है तो 30वां पद के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि जो शुरू वाला वैल्यू होता है वो किसका होता है, ए का, यानी ए का वैल्यू कितना 10। अगर हम लोग डी निकालें तो डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू बताइए कितना है 7, माइनस A1 का वैल्यू कितना है 10, यानी कि 7 में से 10 जाएगा कितना मिलेगा -3। हमें निकालना है कौन सा, 30वां पद। तो एन इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। 30वां पद यानी एन का वैल्यू कितना लेंगे, एन का वैल्यू क्या लेंगे 30 लेंगे, क्योंकि हमें 30वां पद निकालना है। तो एन की जगह 30 रखते हैं, तो ए का वैल्यू बताइए कितना लिखे हैं हम लोग 10, प्लस एन का वैल्यू 30 माइनस 1 गुना डी का वैल्यू हमारे पास कितना मिला है 3। अगर आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 10 का 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 गुना कितना, सॉरी डी का वैल्यू क्या होता है A2 माइनस A1, तो सही है ना, A2 माइनस A1। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन देख लूँ सही है क्या जी, 10 7 4 A2 माइनस A1, यानी कि 10 का 10 मल्टीप्लाई कीजिए 3 से 9 में 3 9 27 के साथ हासिल कितना 2, 3 दूना 6 और 2 कितना 8, 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6 2 कितना 8, यानी कि 10 में से आप 87 घटाएंगे क्या मिलेगा -77। देखिए -77 क्या ऑप्शन में है जी, बिल्कुल सही है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 10, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए क्या है, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है, आपको दिया है AP 3 8 13 डॉट डॉट कौन सा पद 78 है, यानी कि ए का वैल्यू तो 3 मिल गया, डी निकालेंगे तो होता है A2 माइनस A1, A2 का मान हो गया कितना 8 माइनस 3 इक्वल टू का मिला 5। ठीक है, अब कौन सा पद तो हमको नहीं पता है, तो एनवां पद मिलेगा। ठीक है, तो एन इक्वल टू वाट कर लिए। अब ये अंतिम ही तो कोई पद है 78, 51 नंबर में आएगा 78, तो हमें क्या वैल्यू दिया है, ए एन का दे दिया 78। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि हम लोग इसको ए एन इक्वल टू फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन, तो ए एन का वैल्यू पहले से कितना दिया है 78, इक्वल टू का रख दीजिए 78। ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस एन का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो n माइनस 1 और डी का वैल्यू 5 इक्वल टू कितना 78। तो n माइनस 1 इंटू 5 को हम लोग n माइनस 1 इंटू 5 को छोड़ देते हैं, और 78 प्लस 3 है तो इसको इधर ले जाते हैं तो कहा जाएगा -3। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा कितना 75। अब देखिए 5 से 75 हम क्या बार में काट सकते हैं 15 बार में, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू 15, यानी n इक्वल टू 15 प्लस 1, n इक्वल टू कितना 16, यानी कि 16वां पद आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं n इक्वल टू 16 क्या है ऑप्शन में, बिल्कुल सही है। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये देखिए 17 का 16वां नंबर क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, चलिए थोड़ा सा मैं इसे रफ कर लेता हूँ, ज़्यादा ही गंदा दिखने लगा है।
तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, कि बोल रहा है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होते हैं हमेशा समानुपाती है। समरूप कभी भी बराबर नहीं होते, समरूप त्रिभुज हमेशा समानुपाती अनुपात में होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए बहुत ही मस्त प्रश्न है। इसका एक फार्मूला होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एग्जाम में से प्रश्न न दे। आपको जितना भी अभी तक क्वेश्चन कराएगा वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जस्ट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब देखिए क्या है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। तो बोल रहा है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए अगर कोई भी त्रिभुज का भुजा अनुपात में दिया हो भुजा, और आपसे क्या पूछा जाए क्षेत्रफल, तो आप सिर्फ भुजा वाले को क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 कितना हो गया 81। देखिए 16:81 है जी, बिल्कुल ऑप्शन देखिए डी है। अगर कभी सवाल में क्षेत्रफल दे दे, क्षेत्रफल का अनुपात अब पूछ दे भुजा, तो आप इसका क्या कर दीजिए वर्गमूल कर दीजिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू 6√3 और ए सी इक्वल टू इतना, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो एंगल क्या निकालना है बी। तो एंगल बी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए एंगल बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है, हमें पता नहीं है कि वो समकोण है, अर्थात मतलब 120 डिग्री मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा, 90 या 45। तो हम लोग अपने से एक रैंडम त्रिभुज मान लेते हैं। ठीक है। हम मान लिए ए बी सी। ए बी का वैल्यू क्या दिया है 6√3, ए सी का वैल्यू क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, और बी सी का वैल्यू कितना है 6। अब हमें पता है नहीं कि क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं अपने से हम इसको कोशिश करते हैं कि समकोण है या नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। तो समकोण होने के लिए पता है कि आप जो जो भुजा दिया सबका क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए। तो चलिए अगर हम लोग इसको स्क्वायर कर दें 6√3 को, तो 6√3 का अगर हम बताइए स्क्वायर करते हैं, फिर करते हैं किसका 6 का, और फिर करते हैं किसका 12 का। ठीक है। तो 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 छः कितना मिलेगा 36, और √3 का करेंगे कितना 3, 3 छः 18 के 8, 3 3 9 है कितना 10, कितना हो गया 108। और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 36, और 12 का स्क्वायर कितना करेंगे 144। अगर तीनों भुजा में से कोई दो भुजा को जोड़ने पर अगर तीसरा प्राप्त हो, तो आप देखिए आप देखेंगे कि 108 और 36 को जोड़िए, 108 और 36 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 144, और यहाँ देखिए पहले से कितना है 144। यदि कोई दो भुजा को जोड़ने पर, कब, जब उसका स्क्वायर कर दे तब, और वो तीसरे भुजे के वर्ग के बराबर हो, तो उसमें बनने वाला त्रिभुज कैसा होता है समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। या इसके अलावा हम लोग देखिए और क्या प्रश्न एक कर सकते हैं कि हम लोग इसको देखिए, हमें त्रिभुज क्या दिया है ध्यान से देखिए, ए बी और सी। खैर ये जोरी नहीं लगता मुझे, क्योंकि 90 डिग्री है नहीं, तो ठीक है छोड़ दीजिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। पहले मैं इसे रफ कर दूं। चलिए अब हम लोग प्रश्न 21 की ओर चलते हैं। प्रश्न 21 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न 21 में देखिए क्या बोला है कि मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी। देखिए मूल बिंदु से कभी भी पूछे तो मूल बिंदु कितना होता है 0,
मूल बिंदु मतलब इधर हो गया 0,0 और एक बिंदु कितना बोला है तो 3,4। दूरी निकालना है। दूरी सूत्र आपको फार्मूला पता होना चाहिए। दूरी सूत्र इक्वल टू क्या होता है, √y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप इसको बैठा दीजिए। क्या है 3। अब 3 में से 0 घटाइए, 3 ही मिलेगा। 4 में से 0 घटाइए, क्या मिलेगा 4। यानी सीधा सा आप क्या लिख सकते हैं कि 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सोल्व कर दिए। 4 में से 0 गया कितना 0, 4 में से 0 गया कितना 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना 16, 3 में से 0 गया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 क्या 9, 16 और 9 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 25, और 25 किसका होता है 5 का। यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दो बिंदुओं 2,5 और 4,7 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु किसका बीच है, बीच ले लीजिए। बीच कैसे करेंगे तो देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन के लिए। देखिए कितना बोला है तो 2,5 और एक कितना है 4,7। ठीक है। तो जब भी मध्य बिंदु पूछे आप इसको क्या कीजिए कि x वाला को x के साथ, y वाला को y के साथ, यानी कि 2 प्लस कितना 4। मध्य बिंदु मतलब दोनों का होना चाहिए बराबर में, यानी कितना से भागा दीजिए 2 से। y वाला को y के साथ यानी कि 5 प्लस कितना 7 बटा में 2, 4 और 2 6 बटा 2 कितना 12 बटा में 2, 2 से 6 3 बार में, 2 से 12 6 बार में, क्या हो जाएगा 3,6। देखिए क्या ऑप्शन है, बिल्कुल है ऑप्शन सी। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 23 की ओर। 23 में क्या बोला है कि यदि 2 sin a इक्वल टू sin 2a तो a का क्या मानो। तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि 2 sin a इक्वल टू sin 2a। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि 2 sin a इक्वल टू sin 2a इक्वल टू फार्मूला होता है 2 sin a cos a। तो देखिए क्या होगा कि 2 sin a और 2 sin a दोनों का हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ कितना बचेगा एक इक्वल टू का मिला cos a। ठीक है। अब देखिए कि हम cos a तो एक का वैल्यू मिलता है तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है इक्वल टू कितना cos a, यानी कि cos से cos खत्म, a का मान कितना मिल गया 0 डिग्री। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा बताइए, यानी ऑप्शन सी। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि cos 48 माइनस sin 42 का मान कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। cos 48 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 डिग्री माइनस sin 42। तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। तो थीटा क्या है हमारा 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। sin 42 से sin 42 क्या हो जाएगा 0, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है कि यदि sin 3/5 हो तो cos a का मान निकालिए। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग। कितना बोला है sin 3/5 sin a इक्वल टू sin a इक्वल टू 3/5। हमें क्या फाइंड करना है cos a। ठीक है। तो हम लोग को पता है कि sin a इक्वल टू 3/5 है और sin a इक्वल टू हम लोग जानते हैं p/h। लेकिन हमारे पास क्या b है, नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए cos a इक्वल टू हमें चाहिए b/h। तो h का तो वैल्यू मिल जाएगा 5, लेकिन क्या b का है तो नहीं। तो हम लोग को पता है फार्मूला क्या होता है कि h² इक्वल टू p² प्लस कितना
बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू कितना मिल गया 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 20 स्क्वायर। अब 25 9 को उधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा 16 इक्वल टू 20 स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, यानी कि रूट अंडर 16 इक्वल टू बी, यानी कि बी का वैल्यू कितना मिलेगा 4। जब b का वैल्यू 4 मिलेगा तो आप इसको क्या करते हैं हम बस यहाँ रख देते हैं cos a इक्वल टू बी का वैल्यू कितना मिला है 4, यानी कि 4 और बट्टा में क्या बोला है h, और h का वैल्यू हमारे पास कितना है देखिए यहाँ 5, यानी cos a इक्वल टू 4/5। ऑप्शन क्या हुआ बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन तो एक्सरसाइज 9.1 का है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि धरती पर एक मीनार खड़ी है। ठीक है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरह से खड़ा, धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं इसका फिगर बनाते हैं। धरती है, मान लेते हैं कि ये धरती है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़े, तो मीनार हमेशा कैसा सीधा खड़े रहेगी, टेढ़ी तो रहेगी नहीं, टेढ़ी नहीं रहेगी, इसका मतलब कितना डिग्री बनेगा 90। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद, तो मीनार का पाद देखिए ये है, से कितना दूरी है 15 मीटर। जो मीनार के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है, कितना डिग्री देखिए है 60 डिग्री। यूनियन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, तो अगर नीचे से ऊपर देखा जा रहा है इसका मतलब कि इस प्रकार से यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री। क्वेश्चन क्या बोला है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की हमें क्या निकालना है ऊंचाई। अब मीनार की ऊंचाई मतलब क्या ये वाला निकालना है, तो हमें नहीं पता है तो हम लोग ए बी सी इसको क्या मान लेते हैं एच। अब देखिए हमें निकालना है ए बी एच, और हमारे पास क्या दिया हुआ है बी सी, तो और एंगल देखिए ये है, तो जो दिया उसे हमको इससे नहीं मतलब ई वाला से नहीं मतलब है, हमको इन लोग दोनों में रिलेशन ढूंढना है। तो देखिए एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या कहलाता है पी कहलाता है, और जिस पे टिका हुआ है वो क्या कहलाता है बी कहलाता है, और 90 के सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है एच। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 60 के देखिए सामने वाला क्या कहलाएगा पी, यानी कि पी मतलब क्या हो गया ए बी, और बटा नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है बी, यानी क्या मिलेगा बी सी। तो पी बटा बी, पहले पी लिखे फिर क्या लिखे बी, यानी किसका फॉर्मूला बनेगा tan थीटा। तो ए बी को क्या माने हम लोग एच माने हैं, यानी कि एच बटा बी सी को कितना माने हैं 15 इक्वल टू tan थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60, यानी कि एच इसके आगे सोल्व कर दे तो एच बटा 15 और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बटा हम कुछ तबने से ये कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि h से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो क्या मिलेगा h, और 15 से √3 में करेंगे क्या मिलेगा 15√3। देखिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो गया बी 15√3 मीटर। अब क्वेश्चन 27 की ओर बोला है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी क्यू इक्वल टू 3 पी आर इक्वल टू 6, तो एंगल क्यू पी आर का मान क्या कौन है, तो हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। क्यू क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ऊपर मान लेते हैं पी क्यू आर, क्या दिया है पी क्यू का वैल्यू 3, पी क्यू का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है कि एंगल क्यू पी आर ज्ञात कीजिए। देखिए एंगल क्यू पी आर, अब एंगल क्यू पी आर यही है, यानी कि इसका वैल्यू हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो जो आपको दिया है बस वही लिखिए। एंगल के अभी बताया कि 90 डिग्री के सामने वाला ये हमेशा क्या कहलाता है एच, एच का वैल्यू हो गया, ये नहीं चेंज हो सकता। एंगल के देखिए सामने वाला जो इस साइड है ये क्या कहलाएगा
पी, और ये जो बचा ये क्या कहलाएगा, बी, यानी कि बी का वैल्यू है। तो आप इसमें पहले हम बी और फिर बाद में क्या लिख देते हैं, एच। तो अगर हम लिख दें बी, बी मतलब क्या चीज, पी क्यू, पी क्यू बटा में क्या लिख सकते हैं, पी आर। तो पहले बी लिखे फिर एच, बी बटा एच क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा मतलब कौन सा, इसी के लिए तो हम लोग लिख रहे हैं ना, एंगल पी के लिए लिख रहे हैं। तो पी बटा क्यू, पी बटा क्यू, तो पी सॉरी पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू का वैल्यू कितना है 3 और बटा में कितना 6, इक्वल टू कितना कॉस थीटा। हम लोग इसको क्या मान लिए हैं, थीटा मान लिए हैं। तो 3/6 काटेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। अब बताइए कि 1/2 किसका वैल्यू होता है कॉस में, तो सॉरी 1/2, तो 1/2 किसका वैल्यू होता है कॉस में तो ये हो जाता है किसका, कॉस 60 का, इक्वल टू कितना कॉस थीटा। खत्म हो गया, यानी थीटा का वैल्यू क्या मिल गया 60। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो एक वृत्त में स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है बताइए। एक वृत्त है, इस पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे खींच सकते हैं, कितना अनंत खींच सकते हैं। जितना बड़ा वृत्त उतना ज़्यादा अनंत अति स्पर्श रेखा खींचा सकता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखेंगे प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ठीक है। हम लोग चलिए फिगर आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हम लोग मान लेते हैं कि इस प्रकार से, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक ना। हम लोग इस प्रकार से इसको मान लिए कि 5 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है कि वृत्त के बिंदु P, मतलब वृत्त पर ही बिंदु का है P, हम लोग इसको मान लेते हैं कि पॉइंट क्या है, P है, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि P पर स्पर्श रेखा PQ और केंद्र का है O, केंद्र कन्फर्म हो गया O है, और P हो गया। तो अगला जो होगा ये क्या होगा बताइए, Q होगा, और P से Q ये गया और Q से O ये गया। और बोल रहा है कि OQ कितना है 12 सेंटीमीटर, O से Q देखिए कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बोला है PQ का लंबाई का, देखिए PQ क्या है, ये वाला PQ हमें ये निकालना। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बनता है हमेशा 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने देखिए भुजा कौन हुआ, ये वाला OQ, यानी कि वैल्यू किसका मिल गया, H का वैल्यू मिल गया ये, और ये मान लेते हैं किसका वैल्यू मिल गया, P का वैल्यू मिल गया, और हमें निकालना है B का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस लगा देते हैं। चलिए पाइथागोरस लगा देते हैं, तो कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, तो पाइथागोरस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को पता है कि देखिए 90 डिग्री के सामने ई हुआ 90 डिग्री, यानी कि ओ क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर कितना होगा 12 का स्क्वायर, पी क्यू का वैल्यू हमें नहीं पता है, यही तो फाइंड करना है, पी क्यू का स्क्वायर। ओ पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 50 कितना 25। तो 144 में से 25 घटा दीजिए, इसको इधर ले जाते हैं, इक्वल टू क्या मिलेगा पी क्यू का स्क्वायर। तो 144 में से 144 में 125 घटाइए कितना मिलेगा 9 1 1 119 इक्वल टू का चाहिए पी क्यू का स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर कर देंगे तो क्या में हो जाएगा रूट में 119 इक्वल टू कितना पी क्यू का माना गया 119। आप देख सकते हैं ऑप्शन में किधर है, अरे ये क्या हो गया,
आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहा हो तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 119। ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है कि यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री हो तो पी टी क्यू बराबर है किसका। तो पहले तो एक वृत्त है और वृत्त पर क्या बोला है कि केंद्र ओ है, केंद्र ओ मान लिए, दो स्पर्श रेखा है, मान लीजिए इस प्रकार से हम स्पर्श रेखा बना दिए। तो क्या क्या ध्यान से देखिए, अब देखिए ये सोचने वाली चीज़, एक टी पी है एक टी क्यू है। अब P यहाँ पे अलग है, Q यहाँ पे अलग है, T क्या है सेम से, मतलब एक ही बिंदु से P गया होगा और एक क्या गया होगा कि Q गया होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा T, इधर होगा जी P, इधर का होगा Q। अब देखिए इसको हम केंद्र से इस तरह से कर, जब अभी हम लोग पीछे देखे थे कि अगर वह स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री बनता है 90, यानी यहाँ भी कितना बनेगा 90। हमें क्या पूछा है, एंगल पी टी क्यू, एंगल देखिए पी टी क्यू आपको ये निकालना है। और पी ओ क्यू देखिए पी ओ क्यू यानी ये एंगल दिया है 110 डिग्री और हमें इसको नहीं पता क्या मान लिए एक्स। तो ध्यान से देखिए टोटल 4 भुजा बन रहे हैं और चारों भुजा में चतुर्भुज के कितना होता है 360, तीनों को चारों को मिला के होना चाहिए। यानी कि ई हो गया 90, ये भी हो गया 90, ये हो गया 110, इधर क्या हो गया एक्स। यानी कि आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 90 प्लस 110 प्लस 90 इक्वल टू कितना 360। तो एक्स का एक्स प्लस 90 कितना हो गया 180, 180 और कितना जोड़ देंगे 110, तो जोड़ने पर आ जाएगा कितना 290 इक्वल टू 360 डिग्री। यानी x इक्वल टू 360 में से अगर 290 घटा देंगे तो x का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा 70 डिग्री। देखिए ऑप्शन में 70 डिग्री कहाँ पर है, ऑप्शन बी। ओके चलिए क्वेश्चन 31 की ओर चलते हैं। 31 में देखें क्या दिया है कि एंगल 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री केंद्रीय कोण है और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम लोग को पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो 31 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको एंगल दिया है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, आर का वैल्यू दे दिया 14 सेंटीमीटर, हमको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यानी कि पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना हो गया 14 गुना 14, क्योंकि स्क्वायर थे इस पर 2 बार कर दिए, और थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60 और बटा कितना हो गया 360। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं 7 से 14 2 बार में, 60 से 360 6 बार में, 2 से 1 2 थे कितना 6, ठीक है। अब बचा कितना, तो 22 गुना 14 बटा 3, 14 दूना 28 के 8 हाथ से 2, 14 दूना 28 29 कितना 30, 308 और बटा में कितना 3। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 31 का डी, यानी कि 308/3 ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए त्रिज्या कितना दिया है आर, त्रिज्या आर दिया है, राइटिंग पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये राइटिंग नहीं, क्या ही बताऊँ मैं। और कोण कितना दिया है पी डिग्री,
कोण पी डिग्री। हमें बोल रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा इनमें से। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। अभी तो हम लोग फार्मूला देखे थे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना 360। अब देखिए पाई आर की जगह बताइए त्रिज्या कितना दिया आर, तो बड़ा आर स्क्वायर लिख देते हैं। और थीटा का बताइए थीटा मतलब का एंगल कितना दिया है पी, यानी पी डिग्री बटा कितना 360। अब देख लीजिए ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन देखिए कितना हो जाएगा। ऑप्शन देखिए डी पाई आर स्क्वायर पी बटा में कितना 360। ऑप्शन डी नंबर। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन कि दो वृत्तों की त्रिज्या, दो गो वृत्त है, त्रिज्या कितना दे, एक 19 एक कितना 9। तो बोला कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। मतलब कि एक वृत्त है, इसका त्रिज्या जो है 19 है, और एक और वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है 9। तो बोल रहा है कि उस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा जो इसका परिधि और इसका परिधि दोनों को जोड़ देंगे तो बताइए इस वृत्त का कितना होगा। तो हमको नहीं पता क्या मान लिया आर, दोनों को जोड़ दे रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं कि एक वृत्त है, ये मान लेते हैं हम लोग इसको R1 इक्वल टू कितना दिया है 19 सेंटीमीटर। ठीक है। और दूसरा जो है उसको R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हम बोल रहा है कि इन लोग दोनों को जोड़ने पर एक जो वृत्त बनेगा तीसरा, उसका बताइए त्रिज्या कितना होगा। तो हम लोगों ने पता है क्या मान लेते हैं R मान लेते हैं। अब देखिएगा हमें पता है कि दोनों को जोड़ना है, तो इसके वृत्त का परिधि क्या होगा 2 पाई आर, आर की जगह क्या मान लिया R1, और इसके लिए क्या होगा 2 पाई R2, और बड़ा के लिए क्या होगा तो 2 पाई कितना R, क्योंकि इन लोग को जोड़ने पर ही तो तीसरा मिल रहा है 2 पाई R। तो अब देखिए यहाँ भी 2 पाई यहाँ भी 2 पाई, तो 2 पाई कॉमन कर लिए, अंदर बचेगा R1 प्लस कितना R2 इक्वल टू क्या मिलेगा 2 पाई R। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई खत्म, क्या बचा R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू कितना है 19, R2 का 9 इक्वल टू बड़ा 19 प्लस 9 कितना होता है 28 इक्वल टू R। मतलब आप लिख सकते हैं R इक्वल टू कितना 28 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन है क्या 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर देखेंगे 33 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे। ये देखिए क्वेश्चन कभी भी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए गए हैं न इसका यूज है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको एग्जाम में एक दो ऐसे क्वेश्चन देंगे जो आपको बुक से रिलेटेड नहीं होगा, आपको खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 34 नंबर क्या है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। अब देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज दिया है। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देता है वो कमरा है, तो अर्थात क्या बनेगा घनाभ। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कमरा है, हम लोग एक पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग एक कमरा बना है, बोला है कि इसमें बताइए सबसे लंबा बांस कहाँ रख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए इस वाले फेस पर रखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बांस को देखिए इस प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि ध्यान से देखिए हम लोग क्यों ना इस कोना से लेकर इस कोना तक इस तरह से बांस रखे। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं इस कोना तक, अर्थात इसी को हम लोग बोलते हैं घनाभ का विकर्ण। आप या तो इधर से रखिए या आप इस वाले से आप लेके चलिए यहाँ तक, देखिए इस तरह से। और ये क्या है घनाभ का विकर्ण, और घनाभ का विकर्ण पर ही सबसे लंबा बांस रखा जा सकता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है L² प्लस B² प्लस H²। अब देखिए आपके पास
लंबाई कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर आप लंबाई देखेंगे तो लंबाई दिया था 12 मीटर और 9 और कितना 8, स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 का हो जाता है 144, 9 का 81 और 8 का कितना हो जाएगा 64। अगर आप इसे जोड़ेंगे तो आना चाहिए 289 और 289 किसका होता है 17 का। यानी सबसे लंबा जो बांस रखा जा सकता है वो 17 मीटर या 17 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन मीटर में या सेंटीमीटर में, तो ऑप्शन आप 34 का देखेंगे बी 17 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा इसके आधार का व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, एक शंकु है, इस प्रकार से मैंने शंकु बना दिया। शंकु की ऊंचाई देखिए, ऊंचाई ये होता है यानी एच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एच इक्वल टू दे दिया 12 सेंटीमीटर। आधार का व्यास, तो व्यास देखिए डी होता है, डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यानी आर इक्वल टू का जगह 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यही तो है इसका त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि शंकु का क्या निकालना है हमको बताइए, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई देखिए इसको बोलते हैं, इस वाले के लिए। तब ध्यान से देखिए कि 90 डिग्री बना, इसके सामने क्या हो गया एच, 90 डिग्री क्या होगा से। तो तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल टू, फार्मूला भी क्या होता है एल इक्वल टू √h² प्लस आर स्क्वायर, यानी कि एच का वैल्यू हो जाएगा 12 का स्क्वायर और आर का मान 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस कितना 50 25 जोड़ेंगे आएगा 169। 169 किसका होता है 13 का। ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, 35 का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको 36 नंबर क्या है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को। 36 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए कि एक बच्चा था, एक शंकु था, ठीक, एक बच्चा जो है वो शंकु की ऊंचाई देखिए दिया हुआ है, ऊंचाई बोलते हैं हम लोग इस वाले को। एच का वैल्यू दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर और इसका जो त्रिज्या है यहाँ से लेकर इस वाले हिस्सा जो आर का वैल्यू दिया है वो दिया है 6 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इसको चेंज कर दिया क्या में, तो गोला में चेंज कर दिया। तो गोला में बताना है कि इसका बताइए त्रिज्या क्या होगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यदि कोई भी फिगर हो, अगर आप शंकु से गोला बनाइए चाहे गोला से शंकु बनाइए या शंकु से आप घना बना दीजिए घन बना दीजिए, तो कभी भी उसका क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चेंज हो सकता है, लेकिन कभी भी इसका आयतन में कभी कोई कमी नहीं आ सकता। अर्थात आयतन में नहीं आ सकता है, तो इसको शंकु को चेंज कर दिया कि इसमें गोला में, तो हम लोग आयतन तो नहीं चेंज कर सकते हैं, आयतन दोनों का क्या होगा इक्वल। तो हमको शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसके बराबर होगा, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए दोनों जगह हम लोग 1/3 से 1/3 नीचे देखिए 3 है, नीचे 3 का हो गया खत्म, पाई से पाई का हो गया खत्म, क्योंकि दोनों जगह तो सेम वैल्यू है। हमारे पास बचा आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू देखिए शंकु में कितना है 6, यानी 6 गुना का लिख सकते हैं 6। एच का वैल्यू कितना है बताइए 24, तो यहाँ नीचे लिख दिए 24 इक्वल टू 4 का 4 गुना पाई तो खत्म हो गया आर क्यू। अब देखिए 4 से 24 कितना बार में 6 बार में, यानी हमें मिला 6 गुना 6 गुना 6 इक्वल टू का चाहिए आर क्यू। अब पता है कि पावर में कितना है 3, यानी 3 का जोड़ा लगाएंगे यानी 6 इक्वल टू कितना आर, यानी कि आर इक्वल टू का मिल गया 6, यानी त्रिज्या कितना होगा 6 सेंटीमीटर।
ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये तो फॉर्मूला है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, बी ऑप्शन सही है। ये इस पर एक मार्क्स से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बनते हैं, ये फार्मूला ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला 38 नंबर, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 38 का आंसर क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 39 नंबर क्वेश्चन चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए, प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वो हमेशा लाई करता है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, 0 और किसके, 1 के बीच में, न तो 0 से छोटा हो सकता है न तो 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए माइनस में नहीं हो सकता है। देखिए 2/3 ये 0.66 लगभग आएगा। ये देखिए क्या है, माइनस में, प्रायिकता कभी माइनस में नहीं हो सकता, वो 0 हो सकता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 15% बिल्कुल सही है, 0.7 बिल्कुल सही है, माइनस में कभी प्रायिकता नहीं होती, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 40 नंबर, यदि पी ई इक्वल टू 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता। देखिए फार्मूला क्या होता है कि पी ई नहीं चाहिए, तो पी ई नहीं मतलब पी ऊपर लगा दीजिए बार, इक्वल टू फार्मूला होता है का चीज 1 माइनस पी ई, पी ई मतलब प्रायिकता, तो 1 माइनस पी, पी का वैल्यू देखिए दिया है कितना, 0.05, यानी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.95। पी ई नहीं, पी ई नहीं को इस प्रकार से दिखाते हैं, यानी कि 0.95 ऑप्शन क्या हो गया, सी। तो आज हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक अगर आप वीडियो देखें तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ बांटें, साझा करें। गुड नाइट, थैंक यू।